में ध्रुवीय रूप की उत्पत्ति पढ़ी थी। कोशी रीमान समीकरणों के ध्रुवीय रूप कल मैंने आपको बताए थे। अब आज कोशी रीमान समीकरणों की उत्पत्ति करेंगे। पहले डालो किसी फलन एफ जेड के विश्लेषित फलन होने के लिए किसी फलन एफ जेड के विश्लेषित फलन होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। किसी फलन एफ जेड के विश्लेषित फलन होने के लिए किसी फलन एफ जेड के विश्लेषित फलन होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। आज का पहला फॉर्मूला, किसी फलन एफ जेड के विश्लेषित फलन होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा फॉर्मेट है जो आप इस समय देखने जा रहे हो। किसी फलन में किसी फलन एफ जेड के विश्लेषित फलन के लिए आवश्यक प्रतिबंध ज्ञात कीजिए, अथवा कोशी रीमान समीकरणों की उत्पत्ति कीजिए। कोशी रीमान समीकरणों की उत्पत्ति कीजिए। कोशी रीमान समीकरणों की उत्पत्ति कीजिए। कोशी रीमान समीकरणों की अपन उत्पत्ति करने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से आप उसको देखना। अथवा तीसरा स्टेटमेंट, यदि इसको प्रमेय बनाते पूछा जाता है, यदि कोई फलन एफ जेड बराबर u प्लस आयोटा v, यदि कोई फलन एफ जेड बराबर u प्लस आयोटा v के किसी प्रांत d में यदि कोई फलन एफ जेड बराबर u प्लस आयोटा v के किसी प्रांत d में विश्लेषित होने के लिए किसी प्रांत d में विश्लेषित होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध यह है कि विश्लेषित होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध यह है कि यदि कोई फलन एफ जेड बराबर u प्लस आयोटा v के किसी प्रांत d में विश्लेषित फलन होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध यह है कि प्रांत d में u तथा v कोशी रीमान समीकरणों को संतुष्ट करते हैं। प्रांत d में u तथा v कोशी रीमान समीकरणों को संतुष्ट करते हैं। प्रांत d में u तथा v कोशी रीमान समीकरणों को संतुष्ट करते हैं। तीन स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेंगे। पहला, किसी फलन एफ जेड के विश्लेषित होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। दूसरा, कोशी रीमान समीकरणों की उत्पत्ति कीजिए। तीसरा, यदि कोई फलन एफ जेड बराबर u प्लस आयोटा v के किसी प्रांत d में विश्लेषित होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध यह है कि प्रांत d में u तथा v कोशी रीमान समीकरणों को संतुष्ट करते हैं। कोशी रीमान समीकरणों की उत्पत्ति करने जा रहे हैं। अर्थात ux बराबर vy, अर्थात ux बराबर vy तथा uy बराबर माइनस vx, ux बराबर vy तथा uy बराबर माइनस vx, ux बराबर vy तथा uy बराबर माइनस vx, या डेल u अपॉन डेल x बराबर डेल u अपॉन डेल y तथा डेल u अपॉन डेल y बराबर माइनस का डेल u अपॉन डेल x। ये उसी रीमान समीकरण है जिनकी आज अपन उत्पत्ति करने जा रहे हैं। तो बड़े ध्यान से आप इसको समझना। इस तरह बने उसी रीमान समीकरण ये आज आपको बताया जा रहा है। तो लिखिए उत्पत्ति, प्रूफ उत्पत्ति माना थी कोई फलन एफ जेड प्रांत d में विश्लेषित फलन है। माना कि कोई फलन एफ जेड प्रांत d में विश्लेषित फलन है।
माना कि कोई फलन f z प्रांत d में विश्लेषित फलन है, तो प्रांत d के प्रत्येक बिंदु पर फलन का अवकलज विद्यमान होगा। तो प्रांत d के प्रत्येक बिंदु पर फलन का अवकलज विद्यमान होगा। अर्थात f डैश z अद्वितीय रूप से विद्यमान होगा। अद्वितीय नाम होता है यूनिट। अर्थात f डैश z अद्वितीय रूप से विद्यमान होगा। अद्वितीय नाम होता है बेटा यूनिट। दोबारा बोल रहा हूँ, माना कि फलन f z प्रांत d में विश्लेषित फलन है, तो प्रांत d के प्रत्येक बिंदु पर फलन का अवकलज विद्यमान होगा। अर्थात f डैश z अद्वितीय रूप से विद्यमान होगा। लाइन मतलब से लिखो। अर्थात प्रत्येक z नॉट टू d के लिए अवतरणीयता की परिभाषा के अनुसार f डैश z बराबर लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0 f z प्लस डेल्टा z माइनस f z बटे डेल्टा z। अतः प्रत्येक z नॉट टू d के लिए अवतरणीयता की परिभाषा के अनुसार, और अवतरणीयता की परिभाषा क्या होती है? f डैश z बराबर लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0 f z प्लस डेल्टा z माइनस f z बटे डेल्टा z। क्लियर? यानी गणित जोशी ने अपने समीकरणों की उत्पत्ति करने के लिए अवतरणीयता की परिभाषा ली, और अवतरणीयता की परिभाषा आपको पता क्या है? f डैश z बराबर लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0 f z प्लस डेल्टा z माइनस f z बटे डेल्टा z। नीचे अब हम दो स्थितियों पर विचार करेंगे। बेटा अपन दो स्थितियों पर यहाँ पर विचार करेंगे। लिखो केस फर्स्ट यानी स्थिति फर्स्ट। माना कि f z प्लस डेल्टा z माइनस f z बटा डेल्टा z में डेल्टा z वास्तविक अक्ष की ओर, माना कि f z प्लस डेल्टा z माइनस f z बटे डेल्टा z में डेल्टा z वास्तविक अक्ष की ओर अर्थात x अक्ष की ओर अग्रसर होता है। दोबारा बोल रहा हूँ, माना कि f z प्लस डेल्टा z माइनस f z बटे डेल्टा z में डेल्टा z वास्तविक अक्ष की ओर अर्थात x अक्ष की ओर अग्रसर होते हैं, तब डेल्टा z बराबर डेल्टा x तथा डेल्टा y बराबर 0 होगा। जब बेटा x अक्ष की ओर जाता है, तो जैसे ही x अक्ष की ओर जाएगा तो डेल्टा z बराबर डेल्टा x होगा, और डेल्टा y बराबर क्या होगा? 0 होगा। तब डेल्टा z बराबर डेल्टा x होगा तथा डेल्टा y बराबर क्या होगा? 0 होगा। डेल्टा z जब x अक्ष पर जाएगा, तो जैसे z में होने वाले परिवर्तन डेल्टा z है, तो उस समय x में होने वाला परिवर्तन क्या होगा? डेल्टा x होगा तथा डेल्टा y 0 होगा। तो तब इस स्थिति में देखो f z प्लस डेल्टा z माइनस f z बटे डेल्टा z, इस फॉर्मेट को अपन भरेंगे। अब इस स्थिति में देखो, इस स्थिति में अपन चलेंगे, बोर्ड पर ध्यान दो। तुम्हें पता है अपने पास f z होता है u प्लस आयोटा v, इसके अनुसार है कोसी का अनुसार। आपको बताया कोसी का अनुसार f z बराबर क्या होता है? u प्लस आयोटा। आपको बताया कोसी के अनुसार f z क्या होता है? u प्लस आयोटा v। यदि मैं आपसे बोलूं
कि u का पूरा अर्थ क्या है, तो आप बोलोगे uxy प्लस आयोटा vxy। यदि मैं आपसे बोलूं u का पूरा अर्थ क्या है, तो आप बोलोगे uxy प्लस आयोटा vxy। अब तुम्हें पता है जब z चल रहा था तो z में होने वाले परिवर्तन z प्लस डेल्टा z था। तुम्हें पता है जब z चल रहा था तो z में होने वाला परिवर्तन z प्लस डेल्टा z था। तुम्हें पता है इस समय x में परिवर्तन कर रहे हैं, तो जब हमने पहली स्थिति बोली है जब डेल्टा z वास्तविक अक्ष की ओर अग्रसर हो यानी x की ओर अग्रसर हो, तो इस स्थिति में डेल्टा z बराबर तो डेल्टा x होगा तथा डेल्टा y बराबर क्या होगा, 0 होगा। अब जब z में होने वाले परिवर्तन z प्लस डेल्टा z, अपना m z ये अपन x पर चल रहे हैं, तो x में होने वाले परिवर्तन x प्लस डेल्टा x कोमा y प्लस आयोटा v x प्लस डेल्टा x कोमा y। ये f z प्लस डेल्टा z आपके सामने, x में होने वाला परिवर्तन माइनस f z का मतलब फर्क ux प्लस आयोटा vx बट्टे में डेल्टा z का मतलब डेल्टा z किसकी ओर जा रहा है, डेल्टा x की ओर जा रहा है, और ये डेल्टा x की ओर अपने भर दिया। यहाँ तक कोई बात परेशान करे तो बोलो। दोबारा देख, z प्लस डेल्टा z में होने वाला परिवर्तन, इस समय f z ये है, इस समय मैं x पर चल रहा हूँ, तो x में होने वाला परिवर्तन क्या हो जाएगा, x प्लस डेल्टा x कोमा y आयोटा v x में होने वाला परिवर्तन x प्लस डेल्टा x कोमा y। ये स्टेप लगातार चलती है। क्लियर, यहाँ तक पहुंचे। अब बोर्ड पर ध्यान देना, सुनते रहना पूरी बातों को। f z प्लस डेल्टा z माइनस का f z बट्टे डेल्टा z चल रहा है। ब्रैकेट खोल दें, ब्रैकेट खोल दें, ये माइनस का हो गया। f z तो u आ रहा है, f z इधर u x y प्लस आयोटा v x y, ये माइनस हो गया बट्टे में डेल्टा x हो गया। उतारो स्टेप। यहाँ तो कोई बात नहीं समझ आए तो बोलो। आयोटा वाले पास पास ले लें, आयोटा वाले पास पास ले लें, इनमें आयोटा कॉमन ले लें, आयोटा वाले पास पास ले लें, इनमें आयोटा कॉमन ले लें, आयोटा वाले पास पास ले लें, इनमें कॉमन ले लें। बट्टे में डेल्टा x चल रहा है, इसको चलने दें। यहाँ तक ध्यान से उतार दे, कोई बात पूछनी है पूछ रहे हैं। यहाँ तक ध्यान से उतार ले, कोई बात पूछनी है पूछ रहे हैं। चलिए डेल्टा x को बांट दें, बट्टे में डेल्टा x को सेपरेट कर दें, दोनों ब्रैकेटों के साथ ले लें, डेल्टा x को उतार ले, दोनों के साथ ले लें, डेल्टा x को उतार ले, दोनों के साथ ले लें, दोनों में लिमिट लेंगे। इधर भी लिमिट ले लें। स्टेप कहाँ में है, दोनों में लिमिट ले लें। कोई बात पूछनी है पूछ लें, कोई स्टेप परेशान करे तो बोल दें।
डैश जेड बोलते हैं जिससे अवतरणीयता की परिभाषा से ये अवतरणीयता की परिभाषा भी आपको पता है, आप सब जानते हो अवतरणीयता की परिभाषा क्या होती है, आप सब बच्चे जानते हो अवतरणीयता की परिभाषा क्या होती है, एफ डैश जेड बराबर लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड बटे डेल्टा जेड। आप सब बच्चे जानते हो अवतरणीयता की परिभाषा क्या होती है, एफ डैश जेड बराबर लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड बटे डेल्टा जेड। ये जो पूरी फॉर्मेट है, ये पूरा रोटेशन आपका लगाएगा यू एक्स वाई यू एक्स, यानी इसको अपन बोलेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स। जब भी आपसे मैं बोलूँ डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या होगा ना, तो आप बोलोगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई माइनस यू एक्स वाई बटे डेल्टा एक्स प्लस आयोटा। जब भी मैं आपसे बोलूँ कि डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या होगा, आप ये पूरी लाइन बोलोगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 बी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई माइनस बी एक्स वाई बटे डेल्टा एक्स। इसे आप एक उत्तर दे दो, एक नंबर मैं एक बार एक्स पर चल लिया। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम फेस तो बोलो। क्लियर? अब आइए काल्पनिक अस्थि और चले, बोर्ड पर ध्यान रखें, नहीं समझ में आए पूछे। ये तो मैं एक्स पर चल लिया, यहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है तो जल्दी बोलो, कोई बात नहीं समझ आ रही तो तुरंत बोलो, किसी स्टेज में दिक्कत है तो बोलो। कोई बात नहीं समझ आ रही तो कंसल्ट करो। बोलो कोई दिक्कत? अरे बोलो। अब आइए आगे चले तो केस सेकंड, केस सेकंड आइए केस सेकंड पर चले। आप ध्यान पर माना कि एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड बटे डेल्टा जेड में, माना कि एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड बटे डेल्टा जेड में, माना कि एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड बटे डेल्टा जेड में डेल्टा जेड काल्पनिक स्थितियों अग्रसर होता है। माना कि एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड बटे डेल्टा जेड में डेल्टा जेड काल्पनिक स्थितियों अग्रसर होता है, काल्पनिक स्थितियों अग्रसर होता है, अर्थात डेल्टा जेड बराबर आयोटा डेल्टा वाई, अर्थात डेल्टा जेड बराबर आयोटा डेल्टा वाई तथा डेल्टा एक्स बराबर 0। डेल्टा जेड बराबर आयोटा डेल्टा वाई तथा डेल्टा एक्स बराबर 0, यानी अपन काल्पनिक पर चल रहे हैं। तो काल्पनिक पर चलने का मतलब है कि डेल्टा जेड बराबर आयोटा डेल्टा वाई होता, क्योंकि आपको पता है जब जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई था तो डेल्टा जेड बराबर डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई तो हुआ। तो जब मैंने एक्स पर चला तो मैंने बोला डेल्टा जेड बराबर डेल्टा एक्स, अब मैं वाई पर चल रहा हूँ तो मैं यही तो बोलूँगा डेल्टा जेड बराबर आयोटा डेल्टा वाई। मैं वाई चल रहा हूँ तो मैं यही तो बोलूँगा डेल्टा जेड बराबर आयोटा डेल्टा वाई तथा डेल्टा एक्स बराबर 0। आते हैं देखो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड बटे डेल्टा जेड बराबर यू एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई, यू एक्स वाई में वायु परिवर्तन दिया प्लस आयोटा बी एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई, वाई में परिवर्तन हो गया, ये तो परिवर्तन वाला माइनस एफ जेड यू एक्स वाई प्लस आयोटा बी एक्स वाई, नीचे डेल्टा जेड की तरह मैंने भर दिया आयोटा डेल्टा वाई बराबर स्टेट।
डेल्टा z की तरफ बढ़ दिया अपने आयोटा डेल्टा y स्टेप बढ़े हैं। क्लियर? ब्रैकेट खोल लें, चिन्ह बदल दें। स्टेप बढ़ाएं। यहां तक पहुंचे। क्लियर? आइए आगे चले, बोर्ड देखें, नजरे बोर्ड पर रखें। बात नहीं समझ में आए तुरंत डिस्कस करें, तुरंत एनालिसिस करें। आयोटा कॉमन ले लें। बढ़ते में चल रहा है आयोटा रेट का वाई स्टेप बढ़ाएं। यहां तक कोई बात तो डिस्कस करनी है, पूछ लें। सेपरेट कर दें। कोई बात पूछ रहे हैं, कोई स्टेप परेशान कर दिया तो बोलते हैं। आयोटा से आयोटा काट लें। बच्चा को फिर तू कान ले। बढ़ाएं। क्लियर? लिमिट ले लो। इधर तो डेल्टा z टेंस की हो। स्टेप उतारे। लिमिट ले लो। उधर तो डेल्टा z टेंस की हो ले लो, इधर ये स्टेप चलता हुआ यहां तक पहुंचो। कोई बात पूछने पूछ लो। इसको एड्रेस z बोल दो, इसको एड्रेस z बोल दो। इसमें बना कोण आयोटा को भाग लेने के बाद जो बच रहा है ना, ये हिस्सा, ये वाला, इसको डेल यू अपॉन डेल वाई बोल दो। इसको डेल यू अपॉन डेल वाई बोल दो, प्लस इसका हम बोलोगे डेल यू अपॉन डेल वाई। स्टेप उतारे। बना कोण आयोटा छोटे बच्चे को हम बोलोगे डेल यू अपॉन डेल वाई, इसको हम बोलोगे डेल यू अपॉन डेल वाई। उतारे। यहाँ से कोई बात कुछ नहीं पूछिए। तुम्हें मैंने बता रहा था बट्टे में आयोटा नहीं आना चाहिए। यदि बट्टे में आयोटा आए तो पहला काम है उसको हटाया जाए। तो इस सभी सेक्शन के रखे बट्टे में आयोटा नहीं आना चाहिए। यदि आए तो उसे हटाए, हटाने के लिए परिवर्तन करें, यानी आपके विपरीत चिन्ह से आंसर और मल्टीप्लाई करें। आइए परिवर्तन कर रहे हैं, बोर्ड पर देखना। ऊपर नीचे माइनस आयोटा से मात्रा स्टेप बड़ा है। ऊपर नीचे ऐसे विपरीत चिन्ह से बना करो, यानी आयोटा का विपरीत चिन्ह से बना कर दो। माइनस आयोटा से ऊपर नीचे बना करने पर
ऊपर नीचे आपके विपरीत चिन्ह से गुणा कर दो, अच्छे विपरीत चिन्ह से गुणा कर रहे हैं, माइनस आयोटा से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। जो करने बच्चे में से आयोटा हटाने के लिए परिवर्तन कर रहे हैं, आपके विपरीत चिन्ह से गुणा कर रहे हैं। एफ डैश जेड बराबर माइनस का आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई। क्लियर? बेटा आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1। बेटा आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1। बेटा आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1। माइनस माइनस हो गया बेटा +1, और बच्चे में 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आयोटा स्क्वायर का मान -1 बढ़ाओ इसके बट्टे में 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जानते हो पहले बिना आयोटा वाला लिखे, फिर आयोटा वाला लिखे, पहले बिना आयोटा वाला लिखे, फिर आयोटा वाला लिखे। इससे अपनी कॉपी में 2 नंबर दे दें, इसे 2 नंबर दे दो। यहाँ तक कोई स्टेप परेशान कर रही है तो पूछ लो, कोई बात नहीं समझ आ रही है तो बोल दो। अब तुम्हें पता है समीकरण 1 और 2 की लेफ्ट बराबर है। जब 1 और 2 की लेफ्ट बराबर तो राइट क्या होती है? बराबर। ये तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से बेटा आपको पता है दोनों की लेफ्ट बराबर तो राइट क्या होती? बराबर। समीकरण 1 व 2 से डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई। इसके बढ़ाओ, इसे 3 नंबर बनाओ। यहाँ तक कोई बात पूछनी है पूछ लो, इसको 3 नंबर दे दो। यहाँ तक कोई बात पूछनी है पूछ लो। समीकरण 3 में वास्तविक व काल्पनिक भारों की तुलना करने पर, समीकरण 3 में वास्तविक व काल्पनिक भारों की तुलना करने पर, वास्तविक व काल्पनिक भारों की तुलना करने पर वास्तविक बिना आयोटा वाला, काल्पनिक आयोटा वाला, ये तो वास्तविक हो गया, फिर काल्पनिक आयोटा वाला आयोटा से हट गया। डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। वास्तविक का मतलब बिना आयोटा वाला, काल्पनिक का मतलब होता है आयोटा वाला। या डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस का डेल यू अपॉन डेल एक्स। इस माइनस को उधर ले जा, ये माइनस उधर जाएगा तो माइनस का डेल यू अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। तो ये तो कोशी का पहला समीकरण तैयार हो गया। डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल यू अपॉन डेल वाई, जिसको अपन लिख सकते हैं यू एक्स बराबर वी वाई। पहला समीकरण तैयार हो गया। डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल यू अपॉन डेल वाई, जिसको अपन लिख सकते हैं यू एक्स बराबर वी वाई। दूसरा समीकरण तैयार हो गया यू वाई बराबर माइनस का वी एक्स। क्लियर? डेल यू अपॉन डेल वाई का वी वाई, इसको दे दो 4 नंबर, इसको दे दो 5 नंबर। एक को 4 नंबर दे दो, एक को 5 नंबर दे दो। कोई बात पूछने पूछ लो। समीकरण 4 व 5, समीकरण 4 व 5 दोनों ही कोशी रीमान समीकरणों को दर्शाते हैं। समीकरण 4 व 5 दोनों ही कोशी रीमान समीकरणों को दर्शाते हैं। समीकरण 4 व 5 दोनों ही कोशी रीमान समीकरणों को दर्शाते हैं। नीचे लिखो इति सिद्धम, नीचे आप लिखो इति सिद्धम। ये था कोशी रीमान समीकरण की उत्पत्ति, जो आपने पढ़ा। अच्छा टॉपिक था कोशी रीमान समीकरण की उत्पत्ति, जो आप पढ़ रहे हो। आसान टॉपिक था, बिल्कुल भी हार्डनेस नहीं था। सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्कुल भी हार्डनेस नहीं है इस तरह की स्टेप जो आपने पढ़ी। ये था कोशी रीमान समीकरणों की उत्पत्ति जो आपने पढ़ी। अरे डालो या पहले स्थिति बनाओ। देखो स्थिति, यदि किसी फलन में, यदि किसी फलन में u दिया जाए, यदि किसी फलन में u दिया जाए
यदि किसी फलन में u दिया जावे, यदि किसी फलन में u दिया जावे और v का मान ज्ञात करना हो, यदि किसी फलन में u दिया जावे और v का मान ज्ञात करना हो, यदि किसी फलन में u दिया जावे और v का मान ज्ञात करना हो, तो इसके लिए निम्न सूत्र लिया जाता है। तो इसके लिए निम्न सूत्र लिया जाता है। यदि किसी फलन में u दिया जावे और v का मान ज्ञात करना हो, तो इसके लिए निम्न सूत्र लिया जाता है। सूत्र लीजिए, dv बराबर del v अपॉन del x डॉट dx प्लस del v अपॉन del y डॉट dy। यदि किसी फलन में u दिया जाए, v का मान ज्ञात करना हो, तो v का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र लिया जाता है dv बराबर del v अपॉन del x डॉट dx प्लस del v अपॉन del y डॉट dy। v का मान ज्ञात करने का सूत्र होता है dv बराबर del v अपॉन del x डॉट dx प्लस del v अपॉन del y डॉट dy। इसका सूत्र है u से v बनाने का सूत्र है dv बराबर del v अपॉन del x डॉट dx प्लस del v अपॉन del y डॉट dy। प्राप्त परिणाम का समाकलन किया जाता है। प्राप्त परिणाम का समाकलन किया जाता है। प्राप्त परिणाम का समाकलन किया जाता है। और इस प्रकार हमें v का मान प्राप्त होता है। और इस प्रकार हमें v का मान प्राप्त होता है। और इस प्रकार हमें v का मान प्राप्त होता है। u से v बनाने का फॉर्मूला है dv बराबर del v अपॉन del x डॉट dx प्लस del v अपॉन del y डॉट dy। ये u से v बनाने का सूत्र है। इस सूत्र का अपन क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, तो अपने को इससे क्या मिल जाएगा, आपको v मिल जाएगा। ये u से v बनाने का फॉर्मूला है। तो देखो स्थिति नंबर 2, स्थिति 2, यदि कोशी के अनुसार फलन f की रचना करनी हो, यदि कोशी के अनुसार फलन f की रचना करनी हो, तो f बराबर u प्लस आयोटा v। यदि कोशी के अनुसार फलन f की रचना करनी हो, तो f बराबर होता है u प्लस आयोटा v। यदि कोशी के अनुसार फलन f की रचना करनी हो, तो f बराबर होता है u प्लस आयोटा v। यदि मान लीजिए गणित कोशी के अनुसार आपको फलन की रचना करनी होती है, तो f बराबर क्या होता है u प्लस आयोटा v। यानी u आपको यदि मान लीजिए सवाल दे तो v बनाने का सूत्र आपके पास आ गया और u v का मान आप फलन के अंदर भर दो, तो आपका क्या बन जाता है, कोशी के अनुसार क्या बन जाता है, फलन बन जाता है। क्लियर। देखिए मैंने आपको प्रसमाधि फलन की परिभाषा पिछली क्लास में बता दी और मैंने बोला था प्रसमाधि फलन वह होता है जो लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करे। एग्जाम्पल लिखो, यदि u बराबर e की पावर x cos y, यदि u बराबर e की पावर x cos y, तो सिद्ध कीजिए कि दिया गया फलन प्रसमाधि फलन है। तो सिद्ध कीजिए कि दिया गया फलन प्रसमाधि फलन है। तो सिद्ध कीजिए कि दिया गया फलन प्रसमाधि फलन है। बेटा प्रसमाधि का मतलब होता है जो लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करे। नीचे देखो, हम जानते हैं प्रसमाधि फलन होने के लिए प्रसमाधि फलन होने के लिए लाप्लास समीकरण संतुष्ट होना चाहिए। प्रसमाधि फलन होने के लिए लाप्लास समीकरण संतुष्ट होना चाहिए। अर्थात del स्क्वायर अपॉन del x स्क्वायर प्लस del स्क्वायर अपॉन del y स्क्वायर बराबर 0। किसी फलन को आपको प्रसमाधि करना है तो लाप्लास संतुष्ट होना चाहिए। और लाप्लास क्या होता है, del स्क्वायर अपॉन del x स्क्वायर प्लस del स्क्वायर अपॉन del y स्क्वायर बराबर 0। यदि लाप्लास समीकरण संतुष्ट होता है तो वो फलन आपका क्या कहलाता है, प्रसमाधि फलन कहलाता है। अब मुझे ये संतुष्ट करना है तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो अपना फलन है उसका 2 बार x करना पड़ेगा, 2 बार y करना पड़ेगा। देखो प्रश्नानुसार दिया गया फलन
इसको दे दो 1 नंबर, इसको 1 नंबर दे दो। समीकरण 1 के दोनों पक्षों x के सापेक्ष अवकलन करने पर डेल u अपॉन डेल x e की पावर x cos y कांस्टेंट, इसको दे दे 2 नंबर। समीकरण 2 के दोनों पक्षों x के सापेक्ष अवकलन करने पर डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर e की पावर x e की पावर x दे दे 3 नंबर। इसी प्रकार समीकरण 1 के दोनों पक्षों y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर डेल u अपॉन डेल y cos y का माइनस sin y दे दे 4 नंबर। समीकरण 4 के दोनों पक्षों y के सापेक्ष अवकलन करने पर sin y का cos y दे दे समीकरण नंबर 5। यहाँ तक कोई परेशानी आए आप तो जरूर बताएं। क्लियर? अब आइए दोनों को जोड़ रहा हूँ, लाप्लास वन का आपको दीजिएगा। समीकरण 3 में 5 को जोड़ने पर, समीकरण 3 में 5 को जोड़ने पर, समीकरण 3 में 5 को जोड़ने पर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर में 0। फिर ये प्लस में ये माइनस में 3 और 5 को जोड़ दीजिए, ये 0 हुआ और 0 होते ही फलन आपका क्या हो गया? त्रय समाधि फलन। नीचे लिखो आते हैं, दिया गया फलन त्रय समाधि फलन है। अतः दिया गया फलन त्रय समाधि फलन है क्योंकि लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है। अतः दिया गया फलन त्रय समाधि फलन है क्योंकि लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है। ये था बहुत ही बढ़िया सवाल जो आपने देखा, अच्छा सवाल था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था जो आपने पढ़ा। आगे डालो मिलन थॉम्सन विधि, आगे डालो मिलन थॉम्सन विधि, आगे डालो मिलन थॉम्सन विधि। देखो जब एक संयुग्मी फलन, जब एक संयुग्मी फलन दिया जाने, जब एक संयुग्मी फलन दिया जाने जब एक संयुग्मी फलन दिया जाने तथा विश्लेषित फलन f z की रचना करनी हो, जब एक संयुग्मी फलन दिया जाने तथा विश्लेषित फलन f z की रचना करनी हो तो इसके लिए मिलन थॉम्सन रचना विधि ली जाती है। तो इसके लिए मिलन थॉम्सन रचना विधि ली जाती है। तो इसके लिए मिलन थॉम्सन रचना विधि ली जाती है। जब एक संयुग्मी फलन दिया जाने तथा विश्लेषित फलन f z की रचना करनी हो तो इसके लिए अपन कौन सी विधि लेते हैं? मिलन थॉम्सन रचना विधि ली जाती है। कौन सी विधि लेते हैं बेटा? मिलन थॉम्सन रचना विधि लेते हैं। लिखो लाइन पर, जब कोई फलन u दिया जाए, जब कोई फलन u दिया जाए तथा v का मान ज्ञात करना हो, तथा v का मान ज्ञात करना हो तो dv बराबर डेल v अपॉन डेल x रो dx प्लस डेल v अपॉन डेल y रो dy लिया जाते हैं तथा प्राप्त पद का समाकलन किया जाता है। प्राप्त पद का समाकलन किया जाता है। प्राप्त पद का समाकलन किया जाते हैं। इस प्रकार हमें v का मान प्राप्त होता है। इस प्रकार हमें v का मान प्राप्त होता है। परंतु u तथा v दिया जाए
परंतु u अथवा अथवा मतलब या तो u मिले या v मिले, परंतु u अथवा v दिया जाए, परंतु u अथवा v दिया जाए और हमें फलन f की रचना करनी हो, और हमें फलन f की रचना करनी हो, तो इसके लिए मिलन थॉमसन रचना विधि ली जाती है। तो इसके लिए मिलन थॉमसन रचना विधि ली जाती है। तो इसके लिए मिलन थॉमसन रचना विधि ली जाती है। तो इसके लिए मिलन थॉमसन रचना विधि ली जाती है। कौन सी विधि लेते हैं बेटा? मिलन थॉमसन रचना विधि लेते हैं। इसके लिए माना z बराबर x प्लस आएगा y, इसके लिए माना z बराबर x प्लस आएगा y, इसको दे दो 1 नंबर। माना z बराबर x प्लस आएगा y, इसको दे दो 1 नंबर। लिखो तथा z बार बराबर x माइनस आएगा y। z बार को बोलते हैं संयुग्मी समिश्र संख्या, और संयुग्मी समिश्र संख्या की परिभाषा आप जानते हो, जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट तो समान हो, लेकिन इमेजिनरी पार्ट का चिन्ह विपरीत हो। रियल और इमेजिनरी पार्ट तो समान हो, इमेजिनरी पार्ट का चिन्ह विपरीत हो। इसको 2 नंबर दे दें। समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर z प्लस z बार बराबर 2x, यह x बराबर z प्लस z बार बटे 2, इसको दे दे 3 नंबर। 1 और 2 को जोड़ ले, पहले z बराबर x प्लस आटा y ले ले, z बार बराबर होता है x माइनस आटा y, दोनों को जोड़ दें, x का मान निकाल लें। इसी प्रकार समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, इसी प्रकार समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर z माइनस z बार बराबर 2 आयोटा y घटेगा, तो ये कटेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप फाइनल में पढ़ते हो, नॉर्मल बातें सब जानते हो। यहाँ से y का मान निकाल, जो गया z माइनस z बार बटे 2 आयोटा, इसे दे दे बुक में 4 नंबर। यहाँ तक कोई स्टेप परेशान कर दिया तो बोले क्लियर। कोई बात नहीं समझ आ रही है कंसल्ट कर लें, कोई बात पूछनी है पूछ लें। देखो हम जानते हैं ओसी के अनुसार एफजेड बराबर यू प्लस आयोटा वी, हम जानते हैं ओसी के अनुसार एफजेड बराबर यू प्लस आयोटा वी। दूसरा थोड़ा आते लेने, इसको 5 नंबर दे दें। यहाँ तो कोई बात नहीं समझ आ रही है तो पूछ रहे हैं, कोई स्टेप परेशान कर दिया तो बोले। समीकरण 5 में, समीकरण 3 में 4 से मान रखने पर बोर्ड एक निरंतर है, तीनों 4 से मान बन लें, नजरे बोर्ड पर तो डाल लें। बढ़ा लें। तुमने कई बात कह दिया कि गणितज्ञ रियल पर चलता है, ऐसा एक भी गणितज्ञ नहीं है तो इमेजिनरी पर चले, सब रियल पर चलते हैं, सब एक्स पर चल रहे हैं। जितने भी गणितज्ञ हैं वो सब एक्स पर चलते हैं। इसको दे दे 6 नंबर। माना इस संबंध में दो स्वतंत्र चर, माना इस संबंध में 2 स्वतंत्र चर z तथा z बार है। माना इस संबंध में 2 स्वतंत्र चर z तथा z बार है। यदि इस फलन में केवल वास्तविक अक्ष पर विचार किया जाए, यदि इस फलन में केवल वास्तविक अक्ष पर विचार किया जाए, यदि इस फलन में केवल वास्तविक अक्ष पर विचार किया जाए, तो इसके लिए बेटा जितने गणित होते हैं सब एक्स पर चलते हैं। तो इसके लिए माना z बार बराबर z, तो इसके लिए माना z बार बराबर z, तब समीकरण 6 निम्न होगा। जहाँ z बार है
वहां पर शेड भर दे, नजरे बोर्ड पर फिर तो डालने हैं, बढ़ा लें, जेड बाहर की तरफ जेड भर लें, नजरे बोर्ड पर डाल लें, जेड 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 बट्टा दो, बच गया जेड, ये डैमेज, ये जेड ये 0, बढ़ा लें, दिक्कत आए तुरंत बताएं, क्लियर, कोई बात नहीं समझे कंसल्ट कर लें, कोई स्टेप परेशान कर ले तो पूछ लें। या बोलो यहाँ पे कोई दिक्कत, अरे बोलो, कोई दिक्कत बोलो, फिर आइए आगे बढ़े। हम जानते हैं कोसी का अनुसार W बराबर है FZ, हम जानते हैं कोसी का अनुसार W बराबर है FZ, हम जानते हैं कोसी का अनुसार W बराबर है FZ, या बेटा इस FZ से W बन सकता है, या W बराबर UZ0 प्लस आएगा BZ0, कोसी का अनुसार W बराबर FZ होता है, या W बराबर UZ0 प्लस आएगा BZ0। इसको बढ़ाएं, यहाँ तक कोई बात नहीं समझ आ रही है तुरंत आंसर कर लें, क्लियर, इसको 7 नंबर दे दें, क्लियर, फिर लिखो, हम जानते हैं W बराबर U प्लस आएगा V, क्या तरफ से लिख दे चाहे इसको 8 नंबर दे दें, मुझे बताया इसको याद रख के लिख दिया, क्योंकि हम जानते हैं W बराबर, हम जानते हैं W बराबर U प्लस आएगा V, हम जानते हैं W बराबर क्या होता है U प्लस आएगा V, इस फॉर्मूला पर U प्लस आएगा V भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना अपन केवल एक सब पर चल रहे हैं। समीकरण 8 के दोनों पक्षों S के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, S के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर लो, दे दे 9 नंबर, S के सापेक्ष कर लो, इसको 9 नंबर दे दो, यहाँ तक कोई बात नहीं समझ आ रही है तुरंत आंसर कर लो। इसको हम जानते हैं कोसी का अनुसार, कोसी रीमान समीकरणों के अनुसार, हम जानते हैं कोसी रीमान समीकरणों के अनुसार ux बराबर by तथा uy बराबर माइनस bx, हम जानते हैं कोसी रीमान समीकरणों के अनुसार ux बराबर by तथा uy बराबर माइनस bx, या डेल u अपॉन डेल x बराबर डेल u अपॉन डेल y, या डेल u अपॉन डेल y बराबर माइनस का डेल u अपॉन डेल x, इसको तो 10 नंबर दे दें, यहाँ से माइनस को इधर ले लें, इसको तो 11 नंबर दे दें, यहाँ तो कोई बात पूछनी है पूछ लें। डेल अपन डेल से याद है तेरे सामने, समीकरण 11 से समीकरण 9 में मान रखने पर, समीकरण 11 से समीकरण 9 में मान रखने पर, समीकरण 11 से समीकरण 9 में मान रखने पर, 11 से 9 में मान बढ़ दें, ये स्टेप तैयार हो गई, देख लें, कोई बात नहीं समझ आ रही है पूछ लें, कोई स्टेप परेशान कर दिया तो पूछ लें, क्लियर, बोर्ड दे, मैंने तुम्हें कई बार बता दिया कि आप गणित करते हैं, आप गणित करते एक्स पर ही चलते हैं, वाई पर चलते हैं, चलते ही वास्तविक पर है, काल्पनिक तो केवल गणित के अध्ययन के लिए होता है, प्रतिमों का अस्तित्व नहीं होता है। तुझे पता है कि W बराबर क्या होता है HZ, आप सबको पता है W बराबर क्या होता है HZ। जब तुझे पता है तो जब X में अवकलन कर रहा है
तो जब तू एक्स में अवकलन करेगा तो डेल डब्ल्यू करते डेल एक्स होगा, तो क्या इसको एवरेज जेड बोल सकते हैं क्या? क्योंकि अवकलन करते ही डैश भी तो आ जाता है, एक बार करेगा तो एक डैश, दो बार करेगा तो डबल डैश, तीन बार करेगा तो ट्रिपल डैश। तो ये बता क्या डेल डब्ल्यू करते डेल एक्स को मैं एवरेज जेड बोल सकता हूँ क्या? बड़ा नहीं पूछे, यहाँ तक कोई बात पूछ रही है पूछ रहे हैं, यहाँ तक कोई स्टेप परेशान कर रही है तो बोले, यहाँ तक कोई बात पूछ रही है पूछ रहे हैं, यहाँ तक कोई स्टेप दिक्कत कर रही है तो बोले। अब तक कितने समीकरण दे दिए विकास? समीकरण नंबर बताएं, अब तक कितने समीकरण लग दिए अपने? अब तक कितने समीकरण लग दिए वो दे दें। शाबाश, इसको 12 दे दे। अब मिलने में क्या करा वो दे दे। माना डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर 5xy तथा माना डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर साई xy। डेल यू अपॉन डेल एक्स को 5xy मान लें, डेल यू अपॉन डेल वाई को साई xy मान लें, तब समीकरण 12 निम्न होगा। तब समीकरण 12 निम्न होगा, एफ डेल जेड बराबर आई एक्स वाई माइनस आई प्लस आई एक्स वाई। स्टेप बढ़ा ले, एफ डेल जेड का फॉर्मूला होगा 5xy माइनस आई प्लस आई एक्स वाई। स्टेप का है जल्दी चले, कोई मान पूछनी है पूछ ले। इसको 13 नंबर दे दें। समीकरण 13 के दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समीकरण 13 के दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, आइए समाकलन कर लें। समीकरण 13 के दोनों पक्षों का समाकलन करने पर समाकलन कर ले। समाकलन में पावर उतरती है, एफ डेल जेड का समाकलन एफ जेड हो गया। अवकलन में आगे बढ़ता है, समाकलन में पीछे जाता है, एफ डेल जेड का समाकलन एफ जेड हो गया। इसका समाकलन डी जेड। मुझे पता है यदि सवाल होता तो यह होता, होने के बाद यह सी होता। प्राप्त परिणाम, प्राप्त परिणाम, प्राप्त परिणाम यदि यू दिया जाए, प्राप्त परिणाम यदि यू दिया जाए, प्राप्त परिणाम यदि यू दिया जाए और फलन की रचना करणीयों, और फलन की रचना करणीयों, और फलन की रचना करणीयों तो लिया जाते हैं, तो लिया जाते हैं, तो लिया जाते हैं। परंतु परंतु यदि केवल एक्स अक्ष पर विचार किया जाए, परंतु केवल एक्स अक्ष पर विचार किया जाए, परंतु केवल एक्स अक्ष पर विचार किया जाए तथा जेड एक्स अक्ष पर स्थित हो, तथा जेड एक्स अक्ष पर स्थित हो, जेड एक्स अक्ष पर स्थित हो, अर्थात एक्स बराबर जेड हो, अर्थात एक्स बराबर जेड हो। जब एक्स पर चल रहा है तो वाई 0 ही होगा। एक्स बराबर जेड हो तथा वाई बराबर 0 हो, एक्स बराबर जेड हो तथा वाई बराबर 0 हो, तब है फॉर्मूला लिखो, एफ जेड बराबर इंटीग्रेशन पाई जेड 0 माइनस आर का साई जेड 0 इनटू में डी जेड, इनटू में डी जेड। एक्स की जगह जेड भर देंगे, वाई की जगह 0 कर देंगे। यहाँ तक पहुंचा। प्राप्त परिणाम, प्राप्त परिणाम, प्राप्त परिणाम यदि यू दिया जाए, यदि यू दिया जाए, यदि यू दिया जाए और यदि यू दिया जाए और
मिलन थॉमसन के अनुसार फलन की रचना करनी हो, मिलन थॉमसन के अनुसार फलन की रचना करनी हो, मिलन थॉमसन के अनुसार फलन की रचना करनी हो तो लिया जाता है, तो लिया जाता है प्राप्त परिणाम यदि u दिया जाए और मिलन थॉमसन के अनुसार फलन की रचना करनी हो तो लिया जाता है, तो लिया जाता है जहाँ फाइव जेड जीरो बराबर 5xy बराबर डेली अपॉन डेल एक्स तथा 5z0 बराबर साइन एक्स वाई बराबर डेली अपॉन डेल वाई। यहाँ तक कोई बात पूछनी है पूछ लो। जब भी आपसे बोलूं कि u दिया जा रहा है आप मिलन थॉमसन के साथ फलन की रचना करो तो सूत्र क्या लोगे, एफ जेड बराबर समाकलन 5z0 माइनस आयता sin z0 इनटू dz, जहाँ 5z0 बराबर हो जाएगा 5xy बराबर डेली अपॉन डेल एक्स तथा sin z0 बराबर हो जाएगा sin xy बराबर डेली अपॉन डेल वाई। क्लियर? फिर तो सेकंड पार्ट दूसरा पार्ट, यदि v दिया जाए, यदि v दिया जाए तथा फलन f z की रचना करनी हो, यदि v दिया जाए तथा फलन f z की रचना करनी हो तो f z बराबर इंटीग्रेशन g z 0 प्लस i का h z 0 इनटू में dz, f z बराबर इंटीग्रेशन g z 0 प्लस i का h z 0 इनटू में dz। देखो जहाँ जी जेड 0 बराबर जी एक्स वाई बराबर डेल v अपॉन डेल वाई, यदि v दिया जाए फलन एफ जेड की रचना करनी हो तो एफ जेड का फॉर्मूला आपके सामने है, एफ जेड बराबर समाकलन जी जेड 0 प्लस आई का एक्स जेड 0 इनटू में डी जेड, जहाँ जी जेड 0 बराबर जी एक्स वाई बराबर डेल v अपॉन डेल वाई, जी जेड 0 बराबर जी एक्स वाई बराबर डेल v अपॉन डेल वाई बराबर में क्या है ना डेल v अपॉन डेल वाई। बेटा वहाँ पहले आता है डेल v अपॉन डेल एक्स, वहाँ पहले आता है डेल v अपॉन डेल एक्स, लेकिन यहाँ पहले आता है डेल v अपॉन डेल वाई। फिर लिखा था एच जेड 0 बराबर एच एक्स वाई बराबर डेल v अपॉन डेल एक्स, एच जेड 0 बराबर एच एक्स वाई बराबर डेल v अपॉन डेल एक्स। ये सूत्र आपका v से फलन बनाने का है, इसमें ध्यान रखना पहले बीटा वाई में होगा फिर बीटा एक्स में होगा, वहाँ पहले बीटा एक्स में था यू का वाई में था, यहाँ पहले बीटा एक्स वाई में है बीटा एक्स में था। तो ये दो प्रोसेस आपके सामने आ गए कि यू मिले फलन एफ जेड की रचना करनी हो तो पहला सूत्र आपने बनाया एफ जेड बराबर इंटीग्रेशन 5z0 माइनस आयटा sin z0 इनटू dz, दूसरा भी मिले फलन एफ जेड की रचना करनी हो तो सूत्र आपने बनाया एफ जेड बराबर समाकलन जी जेड 0 प्लस आयटा x z 0 इनटू dz, उसमें माइनस था इसमें प्लस है, वहाँ पहले बीटा एक्स में था यहाँ पहले बीटा वाई में फिर बीटा एक्स में। ये दोनों सूत्र मिलन थॉमसन के आपको यहाँ होने चाहिए। मिलन थॉमसन बेहद सरल विधि है जिसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हो। कल इन पर आधारित अपन सवाल को हल करेंगे, कल इन पर आधारित अपन सवाल को हल करेंगे और सवाल संबंधित कोई भी बात नहीं समझ आए तो आप पूछ सकते हो। क्लियर? कोई भी स्टूडेंट जो सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लास लेना चाहे उसके लिए आप बोल सकते हो। ऑनलाइन बैच भी है ऑफलाइन बैच भी है, सब तरह के हैं, काम को ध्यान से पढ़ें, सिलेबस की चिंता नहीं करें, सब मैं करवा दूंगा। आप नो टेंशन ले, अभी बच्चे गाँव से आना चालू है तो जैसे जैसे बैच बनते जा रहे हैं मैं अपने आप ही सिलेबस को मेंटेन रखूँगा। और कोई समस्या है तो आप फोन पर बात कर सकते हैं, नेक्स्ट कल पढ़ेंगे।